हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने यूपी जीके के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पे आ चुके हैं, जो आपका जो है 20 प्रश्नों का एमसीक्यू शुरू किया गया था। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में जो है आप लोगों को यूपी जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो है कराए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास में जो है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मानचित्र लगा, तो उत्तर प्रदेश के मानचित्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वह कुल 8 राज्यों के साथ इसका जो है सीमा साझा होती है। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ, और एक देश नेपाल के साथ सीमा लगती है। वहीं बात करें एक केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी इसकी सीमा लगती है। किसके साथ? दिल्ली के साथ। की सीमा किसके साथ लगती है? तो यहाँ पर हरियाणा हो गया, इधर आप गया दिल्ली हो गया, यहाँ राजस्थान, उत्तराखंड, नेपाल हो गया, इधर बिहार से लगती है, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। किसके? इन सब के साथ सीमा जो है उत्तर प्रदेश की लगती है। उत्तर में जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल देश के साथ लगती है। पश्चिम में जो है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ लगती है। दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूर्व में बिहार और झारखंड के साथ, और पूर्व दक्षिण में छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगती है। इसी के साथ अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात की जाए तो चारों में से जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या भारतीय हाथी है, भारतीय चीता है, काला हिरण है, या फिर दलदली हिरण यानी बारहसिंघा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात करें तो दलदली हिरण बारहसिंघा को जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है। किसको? दलदली हिरण बारहसिंघा को घोषित किया गया है। वहीं बात करें वृक्ष में, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका क्या है? अशोक का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? तो अशोक का जो वृक्ष है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। क्या है? अशोक का जो वृक्ष होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। वहीं बात करें पक्षी कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश की पक्षी की बात करें तो सारस यानी क्रेंच जो हो, जिसको कहते हैं सारस या क्रेंच कहते हैं, वह उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी है। जिसको सारस या क्रेंच को किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसको प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि अगर एक सारस सारस के जोड़े का जब अगर मृत्यु हो जाती है किसी एक का, तो एक जो है उसमें से उसके वियोग में जो है रो रो कर अपने प्राण त्याग देता है। इसलिए सारस यानी क्रेंच को जो है प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। तो प्रेम का प्रतीक किसको माना जाता है? सारस यानी क्रेंच को माना जाता है। वही बात करें सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर की, किसका? सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? तो सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर जो है औरैया में अवस्थित है। औरैया जो है ओडीओपी के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो औरैया जनपद है वो ओडीओपी में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देसी घी के लिए जो औरैया जनपद है वो प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद जो है से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो जो हमारा पहले उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, तो इसकी राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। तो इलाहाबाद से इसकी राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? यानी जो पहले इलाहाबाद राजधानी हुई तो उसके बाद उसको कहाँ पर ले जाया गया राजधानी को? क्या कानपुर ले जाया गया, गोरखपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो बात करें जो है इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर ले जाया गया? तो उत्तर प्रदेश से जो है
इलाहाबाद की राजधानी जो है वो लखनऊ जो है लाया गया। कहाँ पर लाया गया? लखनऊ लाया गया था। कब? 1921 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1921 ईस्वी में जो है लखनऊ लाया गया था। और 1921 से जो है 35 तक, कब से कब तक? 1921 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक जो है लखनऊ जो है आंशिक रूप से राजधानी रही थी। उसके बाद 1935 के बाद से जो है लखनऊ को जो है पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था। वही बात करें 1800, कब से? 1836 से। कब से? 1836। यहाँ पर आपको लिख देते हैं, देख लीजिए। 1836 टू 1858। कब से कब? 1836 से 1858 तक जो है आगरा राजधानी रही थी। वही बात करें 1858 से 1921 तक, तो 1921 तक कहाँ रही थी? तो प्रयागराज रही थी। उसके बाद 1921 से 35 तक लखनऊ आंशिक रूप से, फिर 35 से अब तक जो है इसको पूर्ण रूप से बना दिया गया है। इलाहाबाद का नाम वर्तमान में जो है चेंज करके प्रयागराज बनाया गया है। और प्रयागराज इसकी जो नाम किया गया है, तो कब किया गया? सन 2018 में जो है इसका नाम प्रयागराज किया गया। कब किया गया? सन 2018 में इसका नाम चेंज कर प्रयागराज कर दिया गया है। तो वही बात करें कानपुर को, तो कानपुर को क्या कहते हैं? तो कानपुर की बात की जाए तो इसको औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। किसको? कानपुर को। वाराणसी की बात करें तो इसको सांस्कृतिक यानी धार्मिक राजधानी जो कहा जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से लगती है? बात करें उत्तर प्रदेश की जो सीमा है आपकी, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है पश्चिम में किस राज्य से भारतीय राज्य से लगती है। अभी हमने आपको जो है क्लास शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश के मानचित्र को समझाया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है वो कौन से भारतीय राज्य से लगती है? क्या हरियाणा से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, झारखंड से लगती है, या फिर बिहार से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है पश्चिम में किसके साथ लगती है? तो पश्चिम में जो है आपके हरियाणा जनपद के साथ, हरियाणा राज्य के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। किसके साथ लगती है? तो हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है। उत्तराखंड जो है लगती है, तो उत्तराखंड कहाँ पर है? तो उत्तर में है। झारखंड की बात करें तो झारखंड कहाँ है? तो झारखंड आपका कहाँ पर है? तो दक्षिण में है। वहीं बिहार की बात करें तो पूर्व में इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार आपका पूर्व में सीमा लगती है। और वहीं नेपाल देश की साथ लगती है, उत्तराखंड उत्तर, और हिमाचल प्रदेश इधर है। और फिर यहीं पर आपका हरियाणा है और राजस्थान के साथ इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश। वहीं बात करें जो यह एक यूटी दिल्ली के साथ इसकी सीमा लगती है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की कुल कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा 1 देश के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो कितने राज्यों के साथ? 8 राज्य हो गए, 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 1 देश के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है टच करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि जो है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जो है जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? जो मध्य प्रदेश है ये आपका, इसके साथ कौन सा जिला जो है वो सीमा साझा करता है? क्या चित्रकूट है, महोबा है, ए या बी, या ए और बी दोनों है, या फिर बलिया है? तो मध्य प्रदेश की सीमा के साथ बात करें तो एक सेकेंड, आपको मैप को हम जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। एक सेकेंड, जूम सिस्टम किधर गया यार? एक सेकेंड रुक जाए थोड़ा सा। जूम नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही देख लीजिए, ऐसे बता देते हैं। देखिए किसके साथ मध्य प्रदेश जो है ललितपुर तीनों ओर से घिरा हुआ है। यहीं पे आपका झांसी है, जालौन है, इटावा है और आगरा भी लगता है मध्य प्रदेश के साथ। और कौन कौन सा लगता है? तो महोबा लगता है, बांदा लगता है, चित्रकूट लगता है, प्रयागराज, मणिपुर, मिर्जापुर और
सोनभद्र जिला जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये सब जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन आए, तो आपका महोबा और चित्रकूट जो है वो सीमा साझा करते हैं, यानी ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। कौन सा, ए और बी दोनों जो है सीमा साझा करते हैं, जबकि बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है। क्या है, बलिया, ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है। बलिया जो है मध्य प्रदेश के नहीं, ये बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो अगर वहीं पर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ जो है उत्तर प्रदेश के 11 जिले कुल सीमा साझा करते हैं। उनमें से पहला आपका आगरा हो गया, दूसरा आपका जो है कौन सा हो गया, तो इटावा, तीसरा आपका जालौन हो गया, चौथा आपका ललितपुर हो गया, पांचवा झांसी हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर हो गया और सोनभद्र। तो कुल 11 जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि महोबा जिला जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। जो ये आपका महोबा जिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में, महोबा जिला जो है उत्तर प्रदेश की जो है वो किस क्षेत्र में आता है। क्या रोहिलखंड में आता है, अवध में आता है, पूर्वांचल में आता है, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो बात करें महोबा की, तो महोबा जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है, तो महोबा की बात की जाए तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है इसमें महोबा जिला आता है। वहीं बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र जो है इसमें कितने जिले आते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 7 जिले जो है वो सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं, 7 जिले जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये कौन कौन से जिले हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका जो है झांसी से शुरू होता है। कौन से, झांसी हो गया, उसके बाद कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये झांसी है, सॉरी ऊपर जालौन था, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, कौन कौन सा हो गया, झांसी एक हो गया, ललितपुर दूसरा हो गया, महोबा तीसरा हो गया आपका, और कौन सा जनपद है, तो आपका जालौन है, हमीरपुर है, कौन से है, हमीरपुर, ये ऊपर है हमीरपुर, जालौन हो गया, और उसके बाद और बांदा जिला हो गया, और आपका चित्रकूट हो गया। तो ये सब कौन से हैं, आपके ये 7 जनपद जो हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रसिया गीत जो है किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है। जो रसिया गीत है, रसिया गीत की बात की जाए तो कौन से क्षेत्र का जो है वो ये क्या है, क्षेत्रीय गीत है राज्य का। तो क्या झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का है, या फिर उत्तर प्रदेश का है। तो रसिया गीत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रीय गीत है। कहाँ का क्षेत्रीय गीत है, तो उत्तर प्रदेश के जो है क्षेत्रीय गीत है, जो ब्रज में जो है किया जाता है होली के दौरान। जब होली की शुरुआत होती है, तो वर्तमान में जब होली आने वाली है तो रसिया गीत का जो है इसको गाना जो है होली के अवसर पर शुरू हो जाता है। ब्रज क्षेत्र में अधिकतर प्रचलित है। रसिया गीत पे जो है कौन सा नृत्य किया जाए, अगर आपसे पूछ ले जो रसिया गीत है इस पर नृत्य, तो चरकुला नृत्य जो है, कौन सा नृत्य, चरकुला नृत्य जो है वो रसिया गीत पर जो है वो किया जाता है। कौन सा नृत्य, तो चरकुला नृत्य, जो ब्रज क्षेत्र में होता है होली के दौरान। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। यानी कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्या कथक की हुई थी, कथकली की हुई थी, ओडिसी की हुई थी, या फिर भरतनाट्यम की हुई थी। तो बात करें नृत्य की, कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, तो कथक नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य आपका उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। कौन सा नृत्य, कथक नृत्य। कथक की शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो इसका जो है कथा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे उत्पत्ति हुई थी कथक की, तो इसका कथा शब्द जो है इससे इसकी उत्पन्न जो है इस शब्द लिया गया है। इसको जो है कथाकारों का नृत्य भी कहा जाता है। कथक नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य, इसको कथाकारों का नृत्य भी कहते हैं।
इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति कौन से घर कहाँ से हुई? तो ब्रज से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है? ब्रज क्षेत्र जो है वहाँ से जो है कथक की उत्पत्ति को माना जाता है। और कथक के जो कराने वाले घराने हैं तो इसमें कितने घराने हैं? तो 2 मुख्य घराने हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपका एक आपका बनारस घराना है और एक आपका लखनऊ घराना है। कौन सा? बनारस और लखनऊ घराना जो है कथक से संबंधित है। वही बात करें कथकली की तो कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका केरल का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है और भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। और आपके जो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात की जाए तो कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है। 9वां जो अर्धशास्त्रीय नृत्य है उसको छऊ को माना जाता है। आप लोग हमें जो है बताएंगे कि जो भरतनाट्यम है ये सबसे जो है पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो कितने साल जो है पुराना शास्त्रीय नृत्य है? और सबसे नए शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो होता है असम का वो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पर कौन सा नृत्य जो है मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? जो मानसून है जब माह कौन से माह? सावन माह में जो है मानसून का आगमन होता है। कौन से माह में? तो सावन माह में जैसे मानसून आगमन हुआ तो मानसून के आगमन से पहले जो है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? क्या धुरिया नृत्य होता है, कनरा नृत्य होता है, कजरी होता है या फिर जोगनी नृत्य किया जाता है? तो मानसून के आगमन से पहले आपका कजरी नृत्य जो है वो किया जाता है। कजरी नृत्य की बात करें तो कजरी की उत्पत्ति जो है मिर्जापुर जनपद से हुई थी। कहाँ से हुई थी? जो मिर्जापुर जनपद आपका उत्तर प्रदेश का है। एक सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं। थोड़ा सा देखो अभी हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है तो आप लोग इतना कोऑपरेट कर सकते हैं। चाहे तो हम जैसे जो लिख रहे हैं उसको हटाकर फिर लिख दें, बट इसमें थोड़ा आपका जैसे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, वो आप लोग जो है नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कजरी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो मिर्जापुर में हुई थी। जो कजरी है मिर्जापुर जनपद है, यहाँ के जो पहले राजा हुआ करते थे उनकी एक बेटी थी कजली। क्या नाम था उनका? उनकी बेटी का नाम कजली था। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया तो विवाह के जो है विवाह जैसे तलाक इस समय कहते हैं तो तलाक हो गया। तो जब वो सावन के महीने में आई थी तो वो एक गीत गा रही थी। पहले एक गीत गा रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ? वो जो है लोगों के द्वारा वही गीत गाया जाने लगा तो उसका नाम रख दिया गया कजरी। जो श्रावण महीने जो सावन महीने से जो पहले जो है इसको किया जाता है। जो पूर्वांचल जो क्षेत्र है जैसे आपका वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, भदोही हो गया, जौनपुर क्षेत्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, इन सब क्षेत्रों में जो है वो क्या है कजरी जो है नृत्य सावन महीने से पहले जो है वो किया जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला जो है प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जो आपका कालिंजर मेला है उत्तर प्रदेश का वो आपका कहाँ पर आयोजन इसका होता है? क्या बरसाना में होता है, वृंदावन में होता है, बांदा में होता है या फिर लखीमपुर खीरी में होता है? तो बात करें जो आपका कालिंजर मेला है प्रतिवर्ष लगता है वो कहाँ पर लगता है? तो बांदा जनपद जो है वहाँ पर जो है वो कालिंजर मेला देखने को लगता है। कहाँ पर लगता है कालिंजर मेला? तो बांदा में लगता है। वही बात करें अगर बटेश्वर मेला, कौन से मेला की? तो एक सेकेंड, बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए। बटेश्वर मेला हो गया और एक आपका नौचंदी मेला, कौन सा? नौचंदी मेला हो गया। और एक आपका विंध्यवासिनी देवी मेला होगा, कौन सा? विंध्यवासिनी देवी मेला, विंध्यवासिनी देवी मेला, कौन सा? विंध्यवासिनी देवी मेला। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो बटेश्वर मेला की बात की जाए तो ये आपके आगरा जनपद में लगता है। नौचंदी मेला की बात की जाए तो आपके कहाँ पर लगता है? तो मेरठ में लगता है। वहीं विंध्याचल मेले की बात की जाए तो विंध्याचल मेला आपका जो है विंध्याचल देवी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मिर्जापुर में। तो विंध्यवासिनी देवी का जो है मेला कहाँ पर लगता है? तो विंध्यवासिनी मेला जो है मिर्जापुर में
लगता है। वहीं बात करें अगर शाकंभरी देवी मेले की, तो शाकंभरी देवी का मेला जो है सहारनपुर जनपद में लगता है। कहाँ पर लगता है? सहारनपुर जनपद में लगता है। बरसाना में जो है वो लट्ठमार होली खेली जाती है। कहाँ पर? बरसाना में जो है लट्ठमार होली जो है, होली के पहले जो है कहाँ पर खेली जाती है? तो बरसाना में खेली जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बरुआ सागर जो किला है खाली स्थान द्वारा बनवाया गया था। जो बरुआ सागर का किला है वो किसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था? क्या शमशेर खान ने इसका निर्माण करवाया था, राजा वीर सिंह ने बनवाया था, या फिर राजा गंगाधर राव के द्वारा बनवाया गया, या फिर राजा उदित सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था? तो प्रसिद्ध बरुआ सागर किले की बात की जाए तो प्रसिद्ध बरुआ सागर का किला इसमें से किसके द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था? तो राजा उदित सिंह के द्वारा जो है प्रसिद्ध बरुआ सागर जो किला है इसका निर्माण करवाया गया था। वही बात करेगा राजा गंगाधर राव कौन थे? तो राजा गंगाधर राव जो थे और झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई के पति थे। इन्होंने किसके पति थे? तो रानी बाई लक्ष्मीबाई के जो है पति थे। किसके थे? लक्ष्मीबाई जो थी उनके पति थी। किसके पति थे? तो लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ये पति थे। कौन? गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई और जो है गंगाधर राव के द्वारा एक दत्तक पुत्र जो गोद लिया गया था, उस दत्तक पुत्र का नाम की बात की जाए तो उसका नाम क्या था? तो दामोदर राव उसका नाम था। क्या नाम था? दामोदर राव। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं आपको प्रश्न जो है क्लियर होंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिला उत्तर प्रदेश में जो है किस जिले में निम्नलिखित में से कौन से जिले में जो है उत्तर प्रदेश के देवी पाटन का जो है मंडल जो है देवी पाटन के मंडल का हिस्सा है? यानी जो देवी पाटन का मंडल है उसका हिस्सा इनमें से कौन सा जिला है? वो अगर बात करें देवी पाटन का जो मंडल है उसमें कुल कितने जिले आते हैं? तो जो देवी पाटन का मंडल है उसमें कुल 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले जो हैं देवी पाटन के मंडल में आते हैं। और इन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो देवी पाटन के मंडल का हिस्सा है? क्या बस्ती मंडल है, या फिर बहराइच और बलरामपुर है, या फिर श्रावस्ती और गोंडा है? तो बात करें देवी पाटन के मंडल की, तो देवी पाटन के मंडल में 4 जनपद जो आते हैं उनमें से कौन कौन सा है? तो आपका बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती और गोंडा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। कौन? बी और सी। यानी जो 4 जनपद हैं वो कौन कौन से हैं? तो बलरामपुर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती और गोंडा जो है ये देवी पाटन जो मंडल है उसका हिस्सा है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। वही बात करें बस्ती एक क्या है? बस्ती में एक मंडल है। बस्ती एक जो है एक मंडल है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत है आपका देश भारत जब आज़ाद हुआ था तो इसकी प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो किसको बनाया गया? तो जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी, क्या सुचिता कृपलानी जी बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी, या फिर इंदिरा गांधी बनी थी, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी? तो बात करें जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। और कहाँ की बनी थी? तो आपके उत्तर प्रदेश यूपी की जो है प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, जो भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। और कब से कब तक थी? तो बात करें 15 अगस्त सन 1947 से। कब से कब? भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 से 2 मार्च, कब से कब तक? 2 मार्च सन 1949 तक जो थी ये भारत की प्रथम जो राज्यपाल के पद पर जो है वो उत्तर प्रदेश के रही थी। वही बात करें सुचिता कृपलानी जी की, तो सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो है सीएम बनी थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी। इंदिरा गांधी की बात की जाए तो ये भारत की प्रथम जो है वो महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित की बात की जाए तो यूएन महासभा जो है इसकी प्रथम महिला जो है अध्यक्ष जो है कौन बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो अभी तक एकमात्र जो है भारत की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है
कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है। जो राज्यसभा है उसकी सीटों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने कुल राज्यसभा सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, 31 है, 34 है, 39 है या फिर 80 है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 31 राज्यसभा की सीटें हैं। वहीं बात करें लोकसभा की सीटों की, तो लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जिसमें आपकी एसटी और एससी की बात की जाए आरक्षण की, यानी कितने कितने सीट एसटी और एससी के लिए आरक्षण है, तो एससी के लिए जो है 17 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए जो है 0 सीटें आरक्षित है। तो एससी के लिए कितने सीटें हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में जो एससी के लिए आपके 17 सीटें जो है आरक्षण किया गया है। वहीं बात कर ले अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा में, कौन इसमें जो है विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा की सीटों की संख्या की बात की जाए तो 403 जो है विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आपके एसटी और एसटी के आरक्षण की बात की जाए 403 में, तो एससी की कितने सीटें हैं और एसटी की कितनी सीटें हैं, तो एससी के जो है 84 सीटें का आरक्षण किया गया है, कितने सीटें का, 84 का, और एसटी का जो है 2 सीटों का जो है आरक्षण दिया गया है। वहीं अगर बात करें विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है उसमें कुल कितने सीटें हैं, तो उसमें कुल 100 सीटें विधान परिषद में हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे। अगर अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति की बात की जा रही है तो जो इलाहाबाद न्यायालय है, उच्च न्यायालय, जब यह पहले बना था तो आगरा में स्थित था, लेकिन बाद में इसको इलाहाबाद जो है स्थानांतरित कर दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय को। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति थे, क्या सर एडवर्ड्स मेयर्स थे, या फिर सर हेनरी रिचर्ड्स थे, या फिर सर रॉबर्ट स्टुअर्ट थे, या फिर सर वाल्टर मॉर्गन थे। तो जो है अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे, तो सर एडवर्ड्स मेयर्स जो थे वो अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति थे जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। वही बात करें पहले ब्रिटिश व्यक्ति की, तो सर वाल्टर मॉर्गन जो थे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बनने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति थे। आशा करते हैं यहाँ तक आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 2008 में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर जो है कांसीराम नगर कर दिया गया था, यानी कौन सा जनपद है जिसका नाम बदलकर कौन सा क्या किया गया, कांसीराम जनपद नगर कर दिया गया, क्या मथुरा का, मैनपुरी का, अलीगढ़ का, या फिर कासगंज का। तो जो है 2008 में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर कांसीराम नगर कर दिया गया। तो कांसीराम नगर की बात करें तो किसका नाम जो है कांसीराम नगर हुआ, तो जो कासगंज एटा जो पहले पड़ता था उसका नाम कासगंज जो है, इसका नाम बदलकर कांसीराम जनपद कर दिया गया। किसका नाम, तो कासगंज का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो कांसीराम कर दिया गया है। वहीं बात करें अगर आपकी जो है प्रबुद्ध नगर जो है किसका नाम किया गया था, तो शामली जनपद जो है उसका नाम बदलकर क्या किया गया है, तो प्रबुद्ध नगर भी किया गया था। और उसके पहले जो संभल है उसको किसके नाम से जानते थे, तो संभल को जो है भीमनगर के नाम से जानते थे। वहीं आपकी हापुड़ की बात की जाए तो इसको किसके, पंचशील नगर के नाम से जाना जाता है, जो बाद में बदलकर हापुड़ किया गया है। हापुड़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद भी है। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ जनपद जो है सबसे छोटा है। बात करें आपकी जो अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ जो है ताला के लिए जो है ताला नगरी किसको कहे जाते हैं, तो अलीगढ़ को जो है ताला नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। बात करें भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, क्या बस्ती को जानते हैं, मथुरा को जानते हैं, वाराणसी को, या फिर बांदा को। अभी पहले ही आपके प्रश्नों में जो बता चुके हैं कि सांस्कृतिक राजधानी या धार्मिक राजधानी किसको कहते हैं, तो वाराणसी जनपद जो है आपको इसको जो है सांस्कृतिक या धार्मिक राजधानी कहा जाता है। कौन से जनपद को, वाराणसी को।
वाराणसी की बात करें तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? वाराणसी जो जनपद है इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद किससे? जादू टोना तंत्र मंत्र जो है इससे संबंधित अथर्ववेद है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से किस जिले को जो है एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? आपका जो एनसीआर यानी नेशनल सेंट्रल रीजन क्षेत्र जो है उसमें जो 23वां जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा बना है? तो क्या शामली है, अलीगढ़ है, आगरा है या फिर मथुरा है? तो एनसीआर में जो है शामिल होने वाला 23वें जिले की बात करें तो 23वां जिला कौन सा है? तो 23वां जिला आपका एनसीआर में शामिल होने वाला आप लोग बताइए कौन सा जिला है? तो आपका जो 23वां जिला एनसीआर में शामिल होने वाला आपका कौन सा है? तो शामली जनपद जो है एनसीआर में शामिल होने वाला 23वां जिला है। कौन सा? शामली जनपद। और वहीं बात करें एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो 8 जिले जो हैं एनसीआर में लगते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपका गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, हापुड़ हो गया, मेरठ हो गया, बागपत, शामली और बुलंदशहर जनपद जो है वो बुलंदशहर जनपद जो एनसीआर क्षेत्र में लगते हैं, जो 8 जनपद हैं। और 23वां एनसीआर में कौन सा बना है? तो शामली जनपद बना है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? बात करें जो आपका नेपाल है इसके साथ कौन सी जो किस चीज़ जो किसकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है? तो बात करें नेपाल के साथ सीमा किसकी किसकी लगती है? तो क्या गोरखपुर की लगती है, महाराजगंज की लगती है, बलिया की लगती है या फिर बस्ती की लगती है? तो जो नेपाल देश है इसके साथ सीमा किसकी लगती है? तो नेपाल के साथ जो है महाराजगंज की सीमा लगती है। किसकी लगती है? महाराजगंज की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। बात करें जो महाराजगंज पे है यहीं पर जो है सोनौली बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य में जो है वो अवस्थित है। अगर बात की जाए नेपाल जो है इसके साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो कुल 7 जनपद जो हैं इसकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। कितने जनपद की? 7 जनपद की। बलिया की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला जो बिहार के साथ सीमा इसकी लगती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस वास्तु को जो है वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है? आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको जो है तुर्की दरवाजा के रूप में जो है जो जाना जाता है? क्या छोटा इमामबाड़ा को, रूमी दरवाजा को, बुलंद दरवाजा को या पूर्वी अमर सिंह द्वार को? तो जो है तुर्की दरवाजा के रूप में रूमी दरवाजा जो है इसको जाना जाता है। किसको? रूमी दरवाजा को जो है तुर्की दरवाजा के वास्तुशिल्प के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगर बात की जाए रूमी दरवाजा के निर्माण की तो इसकी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है किसके द्वारा? नवाब आसफ उद्दौला जो है वह रूमी दरवाजा का निर्माण कराए थे। और कहाँ पर इसका निर्माण हुआ है? तो लखनऊ में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में। वहीं बात करें इसकी अगर ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 60 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। किसकी? रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट रूमी दरवाजा जो है इसकी ऊंचाई है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था? यानी जो विश्व धरोहर सूची है यूनेस्को के द्वारा उसमें वर्तमान में कुल 44 साइटें हो गई है। तो उसमें जो है ताजमहल को जो है वो कब घोषित किया गया था? जो है कब उसमें शामिल किया गया था? सन 1988 में, 1985 में, 1983 या फिर 1980 में? तो जो ताजमहल है इसको कब शामिल किया गया था? इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग हमें होमवर्क में कमेंट में जो है
को बताएंगे। आप लोगों से आशा करते हैं कि कम से कम जो है 200 लोग आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे, जिससे हम लोग आपकी जो है डेडिकेशन जैसे आप लोग बताएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने हमारे भाई लोग जो है कमेंट करके हमें बता रहे हैं, जो अब माने इस पर रिसर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, नहीं आ रहा है तो उसको खोज कर आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे साथ इतने लोग जो है पूरे डेडिकेशन के साथ जुड़े हैं। तो हमें जो है और एनर्जी मिलती है आप लोगों के ऐसे जो है अच्छे-अच्छे प्रश्न छाँट कर लाने के लिए और उसको जो है कराने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब जो है ज़रूर बताएँगे और यही इसी प्रश्न के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर यह भी बताइएगा और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।